हेलो फ्रेंड्स, दिस इज महेंद्र प्रजापति। वेलकम टू पीजीआई रामपुर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे आपको। तो जैसा कि आप लोगों को बताते चले हम कि हम लोगों ने अगर बात करें कि अधिगम जो हम लोग पढ़ रहे हैं लर्निंग, तो लर्निंग में हम लोग एक चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं या सीधा कह सकते हैं कि एक यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि हमारे पास एक यूनिट है व्यवहारवादियों की यूनिट है। किसकी है? व्यवहारवादियों की यूनिट है। तो हम लोग व्यवहारवादियों के जितने भी सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संज्ञानवादियों के। किसके? तो संज्ञानवादियों के अध्ययन वो सिद्धांत क्या है, कौन कौन से वो सिद्धांत हैं, कौन कौन से वो मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने संज्ञानवादियों को या गेस्टाल्टवाद, देखिएगा संज्ञानवाद को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसे हम लोग गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी भी कहते हैं। इनको सपोर्ट किया है। इन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और हमारा यहीं पर ये अधिगम चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। इसमें हम लोगों को दो ही चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अगर यूनिट के फॉर्म में हम अगर बांट दें इसे, तो फर्स्ट यूनिट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्या? तो फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ा है व्यवहारवादियों के सिद्धांत एंड सेकंड यूनिट में हम लोग पढ़ रहे हैं किसके? संज्ञानवादियों या गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि संज्ञानवादियों को किस किस ने सपोर्ट किया है। तो इनको सपोर्ट किया नंबर फर्स्ट है हमारे पास मैक्स वर्दीमैन। कौन है? मैक्स वर्दीमैन। तो जो मैक्स वर्दीमैन सर थे इन्होंने इसको सपोर्ट किया है एंड वोल्फ्गांग कोहलर है, इन्होंने भी किसको? संज्ञानवादियों के सिद्धांत को सपोर्ट किया। एंड कोर्ट 11 है नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ है हमारे पास कोर्टकोफ का। तो ये चार बेसिक रूप से हमारे पास क्या है? संज्ञानवादी या इन्हीं को हम लोग गेस्टाल्टवादी सिद्धांत या इन्हीं को हम लोग गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। फर्स्ट माना कि जैसे सपोज दैट आपको दिया जाता है मैक्स वर्दीमैन, सेकंड दिया जाए कोहलर, थर्ड दे दिया जाए कोटलेवन एंड फोर्थ दे दिया जाए आपको थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक हमारे कैसे? तो थॉर्नडाइक हमारे व्यवहारवादी संप्रदाय से है। किस संप्रदाय से है? व्यवहारवादी संप्रदाय से है। जबकि जो ऊपर के तीन है, ऊपर के तीन हमारे क्या? मैक्स वर्दीमैन, कोहलर एंड कोटलेवन एंड कोटकोफ का, ये हमारे सभी किससे हैं? तो ये सभी हमारे संज्ञानवादियों से हैं या संज्ञानवादियों को ही हम लोग क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा जितने भी संज्ञानवादी हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ जो संज्ञान है, मतलब जो यहाँ पर अधिगम हो रहा है वह अनुबंधन पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर जो अधिगम हो रहा है यह हमारा अनुबंधन पर डिपेंड नहीं करता है, यह हमारा अनुबंधन पर आधारित नहीं होता है, यह हमारा संवेदना पर आधारित होता है। इनके द्वारा कहने का अर्थ है कि जो हमारा अधिगम है, क्या है? जो अधिगम कोई व्यक्ति या कोई बालक या कोई प्राणी करता है तो वह अनुबंधन पर आधारित नहीं होता। जबकि जितने भी व्यवहारवादी लोग हैं वो सभी लोग कहते हैं क्या? कि अनुबंधन पर डिपेंड करता है। लेकिन जितने भी संज्ञानवादी लोग हैं ये कहते हैं कि यह अनुबंधन पर डिपेंड नहीं करता है। तो फिर ये करता है किस पर? तो ये संज्ञान पर आधारित करता है। किस पर? यह संज्ञान पर आधारित होता है। तो जितने भी हमारे पास संज्ञानवादी लोग रहे हैं इनका कहना यही है कि जो अधिगम है यह हमारा संज्ञान पर आधारित होता है। किस पर होता है? संज्ञान पर आधारित होता है, यानी कि संवेदना पर आधारित होता है। किस पर होता है? संवेदना पर। संवेदना से इन्होंने कहा है कि प्रत्यक्षीकरण का निर्माण होता है। किसका होता है? संवेदना से। इनका कहना है या संज्ञान से या संवेदना एक ही बात है। संवेदना से किसका निर्माण होता है? प्रत्यक्षीकरण का निर्माण होता है। जब व्यक्ति के अंदर संवेदना आ जाती है तो उसके अंदर क्या आ जाता है? प्रत्यक्षीकरण आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रत्यक्षीकरण आ जाता है। और प्रत्यक्षीकरण से ही उस व्यक्ति के अंदर किसकी? सूझ की विधि, सूझ विधि उत्पन्न होती है। क्या होती है? सूझ विधि उत्पन्न होती है। उसको कार्य करने की क्षमता का आकलन हो जाता है कि कार्य को कैसे करना है। तो उसके अंदर क्या होता है? एक सूझ विधि उत्पन्न होती है और बाद में जाकर के अंतर्दृष्टि का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बाद में जाकर के अंतर्दृष्टि का निर्माण होता है। तो देखिएगा जितने भी संज्ञानवादी लोग हैं इनका कहना ये है कि जो अधिगम है वह अधिगम अनुबंधन के द्वारा नहीं होता है। किसके द्वारा नहीं होता है? अनुबंधन के द्वारा नहीं होता है। तो जबकि हमारे पास जितने भी व्यवहारवादी लोग हैं वह व्यवहारवादी लोग हमारे क्या कहते हैं कि जब भी अधिगम हो रहा है, क्या हो रहा है? अधिगम, तो वह किसके द्वारा हो रहा है? तो वह अनुबंधन के द्वारा हो रहा है। लेकिन हमारे जितने भी संज्ञानवादी या गेस्टाल्टवादी लोग हैं इनका कहना यह है कि यह संज्ञान पर आधारित होता है, अनुबंधन पर नहीं। किस पर होता है? संज्ञान पर आधारित या संवेदना पर आधारित होता है। किस पर होता है? संज्ञान पर या संवेदना पर आधारित होता है। जैसे व्यक्ति के अंदर संवेदना आ जाती है तो उसके अंदर प्रत्यक्षीकरण का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है?
प्रत्यक्षीकरण के निर्माण से उसके अंदर सूझ विधि उत्पन्न हो जाती है। कौन सी विधि उत्पन्न हो जाती है? सूझ विधि उत्पन्न होती है। और जैसे ही उस व्यक्ति के अंदर सूझ विधि आती है तो उसी को हम लोग कहते हैं कि उसके अंदर अंतर्दृष्टि का क्या हो चुका है? निर्माण हो चुका है। तो चलिएगा, ये बात हमें किसने बताई हुई थी? तो ये बात हमें बताई है संज्ञानवादियों ने। किसने बताई है? संज्ञानवादियों ने। अब हम इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसकी बात करते हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो ये जो हमारा सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, तो ये इसके प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके प्रयोगकर्ता कौन है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारे पास सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक माना जाता है किसको? मैक्स वर्दीमर को माना जाता है। किसको माना जाता है? मैक्स वर्दीमर को। तो जो हमारे प्रवर्तक हैं, यह प्रवर्तक हमारे माने जाते हैं वर्दीमर। आप लोग लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत दिया है, वह जो हमारे प्रवर्तक है, किसने इसको दिया है? तो वह हमारा वर्दीमर ने दिया है। किसने दिया है? वर्दीमर ने दिया है। और इसके जो प्रयोगकर्ता है, इसके जो प्रयोगकर्ता माना जाता है, तो प्रयोगकर्ता हम लोग मानते हैं कोहलर साहब को। किसको मानते हैं? कोहलर को। इसके जो प्रयोगकर्ता है वह हम लोग मानते हैं कोहलर ने इसका प्रयोग किया हुआ है। किसने प्रयोग किया है? कोहलर ने इसका प्रयोग किया हुआ है। और इसके जो सहयोगी कर्ता माने जाते हैं, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसके जो सहयोगी कर्ता माने जाते हैं, तो जो सहयोगी कर्ता है उनको माना जाता है कोफका। किसको माना जाता है? कोफका। जो कोफका है उनको कहा जाता है कि यह सूझ या अंतर्दृष्टि के क्या है? सहयोगी कर्ता है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, बताओ सूझ या अंतर्दृष्टि के प्रवर्तक कौन है? तो यह कौन है प्रवर्तक? हमारे मैक्स वर्दीमर है। इसका प्रयोग किसने किया हुआ था? तो इसका प्रयोग हमारा जो कर्ता है, वह प्रयोगकर्ता हमारे कौन है? कोहलर साहब है। और इसके सहयोगी कर्ता जो है वह कौन है? वह हमारे कोफका है। कौन है? कोफका है। कोफका ने इसका क्या किया हुआ था? तो इसका सहयोग किया हुआ था। किसका? अंतर्दृष्टि या सूझ विधि का, या इस सिद्धांत का। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग अंडरस्टैंड करते चल रहे होंगे सारी बातों को। अब हम लोग इसी में आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो आगे की ओर हम लोग चर्चा करते हैं कोहलर के सिद्धांत की। किसकी बात करेंगे? कोहलर के सिद्धांत की। तो कोहलर ने हमें कौन सा सिद्धांत दिया हुआ था? तो आइएगा हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोहलर सिद्धांत के ऊपर। तो कोहलर ने हमें कौन सा सिद्धांत दिया हुआ था? आप लोग अगर चीजों को अच्छे से कंप्लीट करते चल रहे हैं, आप लोग लिखते भी चलें, तो हम लोग आगे देखते हैं कोहलर का सिद्धांत किसका है। तो देखिएगा, ये जो कोहलर है, ये हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं। कौन से हैं? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं ये हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहे हैं। तो जो कोहलर सर हैं, ये हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहे। ये एक सेना में थे। किसमें थे? सेना में थे। तो ये जब सेना में थे तो इनको एक जगह जाने का मौका मिला, एक टापू पर जाने का इन्हें मौका मिला, और उस टापू का नाम था टेनरिफ द्वीप। क्या नाम था? टेनरिफ द्वीप। इन्होंने देखा वहां पर बहुत सारे क्या थे? चिंपैंजी थे। क्या थे? चिंपैंजी थे। तो इन्होंने उसी द्वीप पर एक चिंपैंजी को पकड़ा और उस चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। तो जब इन्होंने इस चिंपैंजी को पकड़ा और उस पर प्रयोग करना स्टार्ट किया, तो देखते हैं इनके जो प्रयोग रहे हैं, उन्होंने क्या प्रयोग किया। तो इनका जो प्रयोग है उसको हम लोग चिंपैंजी पर करते हैं। किस पर करते हैं? चिंपैंजी पर इन्होंने प्रयोग किया हुआ था। किस पर प्रयोग किया था? इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। और जो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, इन्होंने उसका नाम जो दिया था, इन्होंने नाम दिया था उसका सुल्तान। क्या नाम दिया हुआ था? तो सुल्तान नामक इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया हुआ था। तो इन्होंने उस पर केवल 2 प्रयोग किए थे। कितने प्रयोग किए हुए थे? 2 प्रयोग किए थे। तो आइएगा देखते हैं वह 2 प्रयोग कौन कौन से हैं। तो प्रयोग नंबर फर्स्ट की हम आपसे बात करते हैं। देखिएगा, इन्होंने जो चिंपैंजी नामक सुल्तान है, एक जो चिंपैंजी था उसका नाम इन्होंने क्या रखा? सुल्तान नाम रखा। तो इन्होंने उस पर कुल जाकर के ओवरऑल 2 प्रयोग किए, और उन 2 प्रयोग में इनका प्रयोग नंबर फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक इस प्रकार से बॉक्स लिया और उस बॉक्स में इन्होंने उस चिंपैंजी को क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो इन्होंने जब उस चिंपैंजी को बंद कर दिया, और बंद करने के बाद इन्होंने उसमें कुछ इस प्रकार से केले की कुछ गुच्छे डाल दिए, और इसमें इन्होंने कुछ बॉक्स को भी रख दिया था। इस प्रकार से इन्होंने जहां पर इस बॉक्स को भी रख दिए थे, उसी बॉक्स के अंदर ये जो चिंपैंजी है, इस चिंपैंजी का नाम क्या है? इस चिंपैंजी का नाम सुल्तान है। क्या नाम है? सुल्तान नाम है। तो इन्होंने यहाँ पर ये कुछ बॉक्स रखे हुए हैं। क्या रखे हैं? बॉक्स रखे। तो शुरुआत में इन्होंने देखा कि ये जो चिंपैंजी है, इन बॉक्स के साथ यह खेल रहा होता है। क्या कर रहा होता है? खेल रहा होता है। लेकिन ये चिंपैंजी भूखा भी है। ये सुल्तान जो है, यह कैसा भूखा है? इसको भूख भी लगी है। और जब इसको भूख लगी है तो इसको यहाँ क्या दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर इन्होंने केले को रख दिए थे। किसको रख दिए थे? केले को।
तो जब इन्होंने यहाँ पर केले को रखा तो इस चिंपैंजी ने क्या किया कि यहाँ से केले के बॉक्स वो सॉरी ये जो बॉक्स है इनको उठा करके एक के ऊपर एक इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया। अर्थात इसके माइंड में, इसकी बुद्धि में कहीं ना कहीं सूझ की विधि उत्पन्न हुई और इसने ये सोचा अगर इनको हम यहाँ पर रख दें और इस पर चढ़ करके अब अगर हम इस पर चढ़ जाएं तो मैं इन केलों को क्या कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ और मैं अपनी भूखे को मिटा सकता हूँ। तो कोहलर ने कहा कि जब इस व्यक्ति को सॉरी इस सुल्तान के अंदर ये आपकी क्या सूझ एक विधि उत्पन्न हो सकती है जब यह इन बॉक्स को एकत्रित करके इन केलों को तोड़ सकता है, अर्थात यह जो अधिगम हो रहा है यह अधिगम इसके अंदर जो है वह अचानक हो रहा है। कैसा हो रहा है? और आपको पता है कि जितने भी व्यवहारवादी लोग हैं वह क्या कहते हैं, अचानक वो अधिगम जो है वह धीरे धीरे होता है, जबकि संज्ञानवादी लोग क्या कहते हैं जो अधिगम है वह हमारा अचानक होता है। कैसा होता है? अचानक। तो ये इनका एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट था जब चिंपैंजी ने केले इन बॉक्स को एक साथ रख करके इसके ऊपर खड़ा हो गया और खड़े होकर के यहाँ पर केले के गुच्छे को तोड़ दिया। प्रयोग नंबर सेकंड इन्होंने देखिएगा क्या किया, इसी चिंपैंजी के ऊपर प्रयोग किया, इसको फिर से एक इसमें बंद कर दिया, इसको एक फिर से बॉक्स में बंद कर दिया इन्होंने, तो इसको फिर से एक बॉक्स में बंद कर दिया और बॉक्स में बंद करने के बाद फिर से इन्होंने यहाँ पर क्या डाल दिए, केले डाल दिए और इन्होंने क्या किया, अब की बार इन्होंने बॉक्स को नहीं रखा, इन्होंने दो छड़ियों को रखा। इस प्रकार से इन्होंने दो छड़ियां इस प्रकार से रख दी। इन छड़ियों की विशेषता ये थी कि अगर इन छड़ियों को आपस में पास लाया जाए तो ये छड़ियां इस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्या होगी, जुड़ जाएंगी। ये छड़ियां एक दूसरे के साथ इस प्रकार से जुड़ जाएंगी। तो ये क्या होता है, ये चिंपैंजी शुरुआत में इन छड़ियों के साथ खेलता रहता है। खेलते खेलते इसको पता लगता है कि अगर ये छड़ी इसके पास हम रख दें तो रखने पर हम अगर इसके ऊपर खड़े हो जाएं, इस तत्पश्चात इसके ऊपर हम क्या हो जाए, खड़े हो जाए, खड़े होने पर हम यहाँ पर इन केले को तोड़ सकते हैं और अपनी भूखों को क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो यही बात यहाँ से निकल करके आ रही है कि यहाँ कोहलर ने ये देखा कि यहाँ ये जो चिंपैंजी है, इस चिंपैंजी के पास एक जो उसके साथ वह खेलता रहता है, खेलते खेलते उसके पास एक सूझ विधि उत्पन्न होती है कि अगर इसके साथ हम ऐसा कर दें तो ये ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होने पर ये कहते हैं कोहलर सर कि यहाँ पर जो अधिगम हुआ वो अचानक हुआ। कैसा हुआ? अचानक हुआ। तो इसी वजह से जितने भी हमारे संज्ञानवादी लोग हैं वो यही कहते हैं कि जो अधिगम होता है वह अधिगम हमारा कैसा होगा, अचानक होगा। तो इस प्रयोग से हमारे कुछ निष्कर्ष निकाले गए, कोहलर सर ने कुछ निष्कर्ष निकाले हैं, उन निष्कर्ष को हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आइएगा, निष्कर्ष यहाँ पर हमने ऑलरेडी पहले से मेंशन कर रखे हैं, तो आप लोग देखिएगा कि क्या क्या वो निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष नंबर फर्स्ट उन्होंने निकाला कि अधिगम की प्रकृति संज्ञानात्मक प्रकृति होती है। कैसी होती है? संज्ञान पर आधारित होती है। संज्ञान का अर्थ है मतलब कि सूझ विधि पर आधारित होती है। किस विधि पर होती है? सूझ विधि। सूझ विधि का मतलब आपका होता है क्या? चिंतन करना, मनन करना, बुद्धि का प्रयोग करना, चिंतन करना, मनन करना, या हम लोग कह सकते हैं बुद्धि का प्रयोग करना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूझ विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? सूझ विधि। इसी को हम लोग कहते हैं जब कोई व्यक्ति सूझ विधि का प्रयोग करता है, मतलब कि किसी काम को करने से पहले उसके दिमाग में आइडियाज आते हैं और उन आइडियाज का क्या हुआ है, चिंतन करता है, मनन करता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सेकंड उन्होंने बताया कि अधिगम की जो प्रकृति है वह किस पर आधारित है? सूझ पर आधारित है। नंबर थर्ड है, इन्होंने कहा कि जो अधिगम होता है वह स्थायी होता है। देखिए बात यहाँ भी करते हैं, जबकि हमारा जितने भी व्यवहारवादी लोग थे, अगर हम थॉर्नडाइक सर की बात करें तो थॉर्नडाइक की जो बिल्ली थी वह क्या कर रही थी, वह जब उस डोर को खोल लेती थी, किसके द्वारा? स्ट्रेप के द्वारा। तो उस स्ट्रेप के द्वारा वह खोल लेती थी, लेकिन वह अगले दिन जब उसको रखा जाता था तो वह फिर से वह अनुक्रियाएं दोहराती थी और उन अनुक्रियाओं को क्या करती थी, गलत तरीके से करती थी, है ना। धीरे धीरे उसको ये पता चला था कि अगर हम इस स्ट्रेप पर अपने पैर को मारेंगे तो ये दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन यहाँ चिंपैंजी ने ऐसा नहीं किया। उसको जब एक बार पता चल गया तो अगले दिन जब उन्होंने उस बॉक्स के अंदर रखा, उसको उस बॉक्स के अंदर रखा, तो उसने फटाफट क्या किया, फटाफट उसने बॉक्स को लगाया और गुच्छे को तोड़ दिया। थर्ड डे भी उन्होंने यही देखा कि चिंपैंजी आता है और बॉक्स को इकट्ठा करता है, इकट्ठा करने पर वह क्या करता है, केले को तोड़ देता है। तो इन्होंने कहा कि अगर अधिगम एक बार हो जाता है तो वह हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है, वह अस्थायी नहीं होता। वह अधिगम हमारा कैसा होता है, स्थायी होता है। तो जब हमारा अधिगम हो जाए वह कैसा होता है, स्थायी होता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट, अधिगम में समय नहीं लगता है। इन्होंने कहा कि अधिगम में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, जबकि हमारे जितने भी व्यवहारवादी लोग थे वह क्या कहते हैं, अधिगम में समय लगता है। और ये लोग कहते हैं कि जितने भी संज्ञानवादी लोग हैं वह क्या कहते हैं कि अधिगम अचानक होता है, जबकि उनका कहना यह था कि अधिगम धीरे धीरे होता है। तो ये बात हमारी निकल करके आती है। जो कोहलर सर थे, कोहलर ने हमारे क्या क्या नियम बताए हैं, क्या क्या यहाँ से निष्कर्ष निकाली है जो उन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किए थे।
क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बताओ जो कोहलर सर थे उन्होंने चिंपैंजी पर कितनी बार प्रयोग किया, तो कोहलर सर ने चिंपैंजी पर 2 बार प्रयोग किया। कितनी बार प्रयोग किया? 2 बार प्रयोग किया। तो आइएगा हम लोग संज्ञानवादी सिद्धांत में ही थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग थोड़ा देखते हैं किसको, क्षेत्रवादी सिद्धांत को देखते हैं। किसको देखते हैं? क्षेत्रवादी सिद्धांत। क्षेत्रवादी सिद्धांत को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी के नाम से इसे हम जानते हैं। तो जो हमारे पास क्षेत्रवादी सिद्धांत है इसी को हम लोग एक और नाम देते हैं, तो फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी नाम इससे हम देते हैं। तो इसको हमें किसने दिया था फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी? तो इससे हमें दिया था कोटलेवन ने। किसने दिया हुआ था? कोटलेवन। तो इस क्षेत्रवादी सिद्धांत को जिसने भी दिया था वह कोटलेवन ने दिया था। अगर हम बात करें कोटलेवन की, तो कोटलेवन एक साइकोलॉजिस्ट नहीं, ये मूलतः एक गणितज्ञ थे। क्या थे? ये गणितज्ञ थे। इन्होंने ही इस थ्योरी को दिया हुआ है। इसी वजह से इनकी थ्योरी जो है वह क्या कहलाती है? क्षेत्रवादी सिद्धांत थ्योरी कहलाती है। क्या कहलाती है? क्षेत्रवादी सिद्धांत थ्योरी कहलाती है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हुई है फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। कौन सी पुस्तक लिखी हुई है? फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। उस पुस्तक से एक वर्ड मिलता है जीवन देश। कौन सा वर्ड मिलता है? जीवन देश। तो जरा इस वर्ड को हम आप लोगों को समझाते हैं। इस वर्ड के माध्यम से इन्होंने समझाया हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि जब ये कोई प्राणी होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, कोई मनुष्य होता है, अगर ये कोई मनुष्य है तो यह हमारा चारों ओर से घिरा हुआ है। अब इन्होंने बताया यह घिरा किस किस से है? तो यह हमारा एक तो बाह्य वातावरण से घिरा हुआ है। किससे घिरा है? बाह्य वातावरण से घिरा है। किससे घिरा हुआ है? बाह्य वातावरण। और बाह्य वातावरण इन्होंने क्या क्या बताया? जैसे समाज है, परिवार है, देश है, विद्यालय है, ये सारी चीजें उन्होंने बताई। क्या क्या? जैसे कि समाज है, समाज से घिरा हुआ है। परिवार से घिरा है। किससे घिरा है? परिवार से घिरा हुआ है। विद्यालय से घिरा, देश से घिरा हुआ है। किससे घिरा? देश से घिरा। और सेकंड बात इन्होंने बताई हुई है कि यह जो व्यक्ति है यह हमारा संज्ञानात्मक तरीके से और घिरा हुआ है। किस तरीके से घिरा है? संज्ञानात्मक तरीके से। अब वह संज्ञानात्मक तरीका क्या हो सकता है? जैसे कि व्यक्ति बुद्धि के द्वारा, किसके द्वारा? बुद्धि के द्वारा, चिंतन के द्वारा, किसके द्वारा? चिंतन के द्वारा। अर्थात व्यक्ति जो है वह कई कारणों से चारों ओर से क्या है? घिरा हुआ है। इसमें उन्होंने दो कारकों को ज्यादा महत्व दिया है। कौन कौन से? बाह्य वातावरण एंड संज्ञानात्मक वातावरण। या इन्होंने कहा संवेग रूप से। कैसे? संवेग रूप से या मूल प्रवृत्ति से। संवेग रूप से या मूल प्रवृत्ति से। यह क्या है? बाह्य वातावरण से, वो सॉरी मूल प्रवृत्ति। तो यह इस प्रकार से क्या है? जुड़ा हुआ है, चारों ओर से यह क्या है? घिरा हुआ है। अब अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने व्यक्ति के लिए यहाँ पर एक जो थ्योरी दी है इसके लिए इन्होंने एक व्यवहार का जो अधिगम है उस अधिगम के लिए इन्होंने एक सूत्र भी दिया था। क्योंकि मूलतः गणितज्ञ थे तो उनका सूत्र तो पहले चलेगा। तो उन्होंने इसके लिए एक सूत्र दिया था। वह सूत्र क्या है इनका? आइएगा हम थोड़े सूत्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इनका जो सूत्र था B = F × P × E। देखिएगा B4 उन्होंने क्या बताया? B4 हमारा बिहेवियर है। क्या? बिहेवियर है। एंड F4 इन्होंने फैक्टर के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? फैक्टर। कि वह कौन कौन से फैक्टर से चारों ओर से जुड़ा हुआ है। P4 इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? जो पर्सन है, उस व्यक्ति के बारे में बताया। जो पर्सन है, पर्सन मींस आपका क्या होता है? व्यक्ति के बारे में बताया है। किसके बारे में बताया? व्यक्ति के बारे में। एंड E4 इन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में बताया। किसके बारे में बताया है? एनवायरनमेंट के बारे में बताया है कि जो वातावरण है वह उससे चारों ओर से क्या है? घिरा हुआ है। तो ये इन्होंने एक मैथ्स फॉर्मूला दिया था। अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला क्या था, तो यह फॉर्मूला हमारा किसका है? तो यह फॉर्मूला हमारा कोटलेवन का है, जो क्षेत्रवादी सिद्धांत था। क्या था? क्षेत्रवादी सिद्धांत था। उन्होंने अधिगम का ही एक सिद्धांत दिया है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्षेत्रवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। किस सिद्धांत के नाम से जानते हैं? जिसे हम क्षेत्रवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है B = F × P × E। जहां F आपका फैक्टर होता है, P आपका पर्सन होता है जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, E उसका एनवायरनमेंट होता है एंड B उसका क्या होता है? बिहेवियर होता है। ठीक है। तो इसी में अभी हम लोग और हमारे पास बचे हुए संज्ञानवादी सिद्धांत के बारे में, ये तो सारी चीजें हम लोगों ने पता कर ली। संज्ञानवादी सिद्धांत या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चरण अपना जो देखेंगे वह चरण अधिगम में ही है, रॉबर्ट एम यानी का, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोपानकी का सिद्धांत, अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टपदीय सोपानकी का सिद्धांत के नाम से भी इसे हम जानते हैं, जो इन्होंने सरल से डिटेल की ओर बताया हुआ था। ठीक है।
तो इस लेक्चर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कॉपी में आप लोग नोट डाउन भी करते चलिएगा हर एक चीज को। इस बार अभी हम लोग जैसे अधिगम हमारा लगभग कंप्लीट ही होने वाला है, थोड़ा सा और रह गया, हमें रॉबर्ट एम गैनी को पढ़ना है, इसको पढ़ना है रॉबर्ट एम गैनी, इसके बाद में आपका अधिगम लगभग कंप्लीट हो जाता है। इस पर हम लोग क्वेश्चंस को भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। ऑलरेडी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस को अभी हम लोग और करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने मित्रों के साथ साझा करें, शेयर करें और इसके बाद आप अगले वीडियो का आनंद लें। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।